Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 8 regarding the course Cost Accounting MGT 231. In last lecture, we have discussed about the activity-based costing and activity-based management. We have discussed many things, what the activity-based accounting is and how does it differ from the normal traditional accounting. उसके बाद हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, किस तरह होता है, कॉस्ट पूल्स डिफरेंट हैं, उनकी एलोकेशन बेसिस डिफरेंट है, किस किस काम आती हैं, हर तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम डिफरेंट एलोकेशन बेस जनरेट करते हैं, देन वी गो फर्दर फॉर द एलोकेशन. उसका फायदा क्या होता था कि हम मोर रियलिस्टिक जा रहे होते हैं. सिंपल जो है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो वो मोर रियलिस्टिक आएगा. उसी चैप्टर को हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट. अच्छा, वन मोर थिंग, जब मैं यहाँ लिखूंगा चैप्टर नंबर 5, दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ चैप्टर नंबर 5 है. ये टॉपिक जो मैच करेगा वो मैच करेगा चैप्टर नंबर 5, लेकिन इसके अंदर कुछ कंटेंट्स ऐसे होंगे जो आपकी दो और फर्दर बुक्स हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय 6th एडिशन बाय वेंडेथ एंड केजियो, मैनेजरियल अकाउंटिंग 12th एडिशन बाय गैर्स एंड नॉरिन, कुछ इनसे भी टॉपिक इनके लिए गए हैं. तो दैट मींस इट्स अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बुक्स. लेकिन मेन आपकी जो टेक्स्ट बुक है दैट इज बाय हॉर्नग्रेन 14th एडिशन, कॉस्ट अकाउंटिंग अ मैनेजरियल एम्फेसिस. हियर इज द रीडिंग्स के साथ मैंने चैप्टर्स मेंशन कर दिए जहां से आप फर्दर रेफरेंसेस और फर्दर रीडिंग्स इसमें से कर सकते हैं और जहां से आप फर्दर रेफरेंसेस और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक नाउ, on today what we are going to study, know how company identify and use cost driver in activity based costing. किस तरह हम पे पता लगेगा कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह के कॉस्ट ड्राइवर्स होने चाहिए, कैसे कॉस्ट ड्राइवर्स काम करते हैं. अंडरस्टैंड्स द बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. क्या करें हम, अंडरस्टैंड करें बेनिफिट और लिमिटेशंस. क्या करें हम, बेनिफिट और लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की. ये क्या बेनिफिट और क्या लिमिटेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए. डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. के वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी है. अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग एक्टिविटी लेवल इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. क्या एक्टिविटी लेवल होता है, किस तरह यूज किया जाता है इन एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग. अप्लाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू सर्विस इंडस्ट्रीज. क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंट कॉस्टिंग जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज में कैसे अप्लाई होती है, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी किस तरह ये अप्लाई हो सकती है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अ क्लोजर लुक. ऑब्वियसली जो हमने लास्ट टाइम था वो वी हैव डन विद द पार्ट ऑफ इट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स कि हमने किस तरह क्लोजर लुक की तरफ जाना है और कैसे उसे क्लोजर की तरफ लेके आना है. बेनिफिट्स ऑफ एबीसी क्या है, मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ more cost pools to assign overhead cost, enhance control over overhead cost and better management decision. यानी use more cost pools to assign overhead cost. बहुत सारे cost pool use करते हैं to enhance your overhead cost and then enhance control over overhead cost. यानी कितना हम लोग ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं overhead cost को, जितना ज्यादा हम कंट्रोल करेंगे उतना it will be beneficial. बेटर मैनेजमेंट डिसीजंस करेंगे कि ज्यादा बेटर होने चाहिए मैनेजमेंट डिसीजंस. लिमिटेशंस ऑफ एबीसी कैन बी एक्सपेंसिव टू यूज, क्योंकि जाहिर बात है आपको हर एक के लिए रिसर्च करके एलोकेशन बेसिस बनानी पड़ेंगी, तो दैट मीन्स इट्स एक्सपेंसिव टू यूज. सम आर्बिट्रेरी एलोकेशंस कंटिन्यू, कि जिसमें आपको नहीं पता लग रहा कि यार किस बेस पे मैं एलोकेशन करूं, तो आप उसकी एलोकेशन किसी भी तरीके से करते हैं. दैट इज द लिमिटेशन कि कुछ जगह पे आपको पता होता है कि यार मुश्किल है. फॉर एग्जांपल मिसलेनियस इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब उसकी हम किस बेस पे एलोकेशन करें, यू नोबडी नोज कि यार मिसलेनियस में किस किस चीज को क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं और किस बेस को हम सामने लेके किस तरह एलोकेट करना स्टार्ट करें. नाउ हियर इज अनदर इनसाइट. Using ABC to aid in employee evaluation. क्या करें, ABC to aid in employee evaluation. First of all, although most publicized ABC application are in manufacturing companies and in large firms, very small service companies can apply it also. यानी ABC ज्यादा कहाँ मिलता है, large manufacturing company में, सर्विस कंपनी में कम होते हैं. महाने वेल्डिंग सप्लाई, a small family run welding service in business in Rochester, New York, used ABC to determine the cost of servicing customer and identify the feasible cost reduction opportunity. क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं feasible cost reduction opportunity. Application of ABC at Mahane welding operations provide information about 5 employees. यानी application of ABC at Mahane operation applies 5
provide information about 5 employees who were involved in different activity revenue generation, delivery of supplies, welding services, repair, telephone sales, field, door-to-door sales and repeat business sales and cold call sales. ये सारे होते हैं जहां पे एम्प्लॉइज चाहिए. अब इन एम्प्लॉइज के लिए जारी बात है ओवरहेड सेपरेट है. मैनेजर अप्लाइड एक्टिविटी कॉस्ट पूल टू 5 रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉइज यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर. एबीसी रिवील्ड एनुअल नेट इनकम और लॉस अबाउट दिस मच. यहां प्रॉफिट है, यहां प्रॉफिट है, यहां प्रॉफिट है, इधर लॉस है और इधर भी लॉस आ रहा है. दिस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वाज एन आई ओपनर टू ओनर ऑफ माने हु वाज एम्प्लॉय नंबर 5. अब एम्प्लॉय नंबर 5 के लिए तो ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना आई ओपनर था कि why it is being on loss. What positive implication does application of ABC have for the employee of this company? कि employee of this company के लिए क्या है? तो जाहिर बात है ये जो 4 और 5 है, you have to work on their एलोकेशन. किस पे वर्क करना है आपने? इनके एलोकेशन में कि क्या एलोकेट कर रहे हैं और किस बेस पे एलोकेशंस हो रही हैं. उन एलोकेशंस को सामने रखते हुए आपने एलोकेशंस को देखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू एलोकेट देम, कि एलोकेट कैसे होना है और किस तरह से एलोकेट होना चाहिए. एक्टिविटी को बेस कॉस्टिंग, a closer look when to use ABC, factors to consider. कब ABC, when to use, कब उसे बनाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन डिफर्स इन वॉल्यूम एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी. जब मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत छोटी छोटी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसके बाद एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन रहा है, तो देन इन दिस केस यू रिक्वायर टू अडॉप्ट द एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. प्रोडक्ट लाइंस आर न्यूमरस एंड डाइवर्स, यानी प्रोडक्ट लाइंस जो होंगी न्यूमरस एंड डाइवर्स है. मींस जैसे सिमेंस है 30,000 40,000 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, दैट मींस देयर लाइन इज न्यूमरस एंड डाइवर्स. ओवरहेड कॉस्ट कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, कि जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट होती है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट लेके जा रही है. मींस टू से ओवरहेड्स आर हायर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. मींस ज्यादा पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज बेस्ड ऑन ओवरहेड कॉस्ट, तो आपको उसे बड़े ध्यान से उसे एलोकेट करना होता है. देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली. जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो चेंज हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली, यानी कि हर एक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेपरेट है और डिफरेंट है. जब हर एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट सेपरेट प्रोसेस सेपरेट है या डिफरेंट है, दैट मींस हर प्रोडक्ट का उसमें चेंजेस भी सेपरेट आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हर दफा चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी कि मैंने अपने जो है मल्शंस की फैक्ट्री खोलनी है. अब डिस्टेम्पर किसी और प्रोसेस से बन रहा होता है, उसके प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. इमल्शंस के प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, अनदर रिबलेक्स के फर्दर के प्रोसेस चेंज हो रहे हैं. तो यानी मतलब जिन जिन चीजों के प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, यू नीड टू गो विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. प्रोडक्शन और मार्केटिंग मैनेजर्स आर इग्नोरिंग डाटा प्रोवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी जब प्रोडक्शन और मार्केटिंग मैनेजर्स वाले एग्जिस्टिंग सिस्टम जो डाटा इग्नोरिंग कर रहे हैं, डाटा को जो एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन यू रिक्वायर कि आप उनको अलग कर दें, बाकियों को अलग इवैल्यूएट करें, ताकि इन्हें पता लगे कि प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट आ रही है और मार्केटिंग की कितनी कॉस्ट आ रही है. यानी वी हैव टू सी अमंग देम. Activity based costing, a closer look. Value added versus non value added activity. Activity based management, an extension of activity from a product costing, यानी क्या extension of ABC from product costing system to management function that focus on reducing cost and improving process decision making. यानी अब यहाँ पे दो चीजें additional आ गई, value added activities and non value added activity. If I would just talk about a value added activity होती क्या है? Value added activity means कि any activity that increases the market price of any product is known as value added activity. An extension of ABC from a product costing system to management function, कि जो function आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर दे. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस इज अ पेन. अब ये पेन है मेरे पास, अगर मैं कहता हूं कि अच्छा ठीक है इसके ऊपर आई वुड मार्क सम गुड डिजाइनिंग ऑन इट, और उसमें डिजाइनिंग करता हूं, उसे बड़ा अच्छा रैप करता हूं, तो दैट मीन्स ये अगर पेन अगर 5 रुपीज का, तो देन इट गॉट टू बी ऑन अ 15 रुपीज. क्यों? अब 10 रुपीज की क्या हुआ, इसकी प्रोडक्शन तो हुई है 5 रुपीज की, लेकिन इसकी प्राइस क्या पे पहुंच गया 15 की. तो ये जो मैंने एडिशनल किया, इस पे आपने डिजाइनिंग की, इसके ऊपर आपने रैपर चढ़ाया,
उसकी वजह से इसकी प्राइस कहां चलेगी, दैट इज ऑन 15, यानी 10 की वैल्यू एडेड है, दैट व्हाट वी नोन एज वैल्यू एडेड। तो वो ये कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ एबीसी, जिसमें हम प्रोडक्शन कॉस्टिंग सिस्टम से हटके किस तरफ चले जाते हैं, मैनेजमेंट फंक्शन पे, दैट फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, जिनका फोकस कहां होता है, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट, कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एंड इंप्रूविंग प्रोसेसेस एंड डिसीजन मेकिंग, कि हमने इंप्रूव करने हो प्रोसेसेस एंड डिसीजन मेकिंग, कि हम सारे के सारे प्रोसेसेस को इंप्रूव करें और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करें। तो दैट मींस दो बोथ एक्टिविटीज, वन इज वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड अदर वन इज नोन एज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। वैल्यू एडेड वर्सेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, हमने दोनों को देखते हैं सामने कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी हैं और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी हैं। एन एनी एक्टिविटी दैट इंक्रीजेस द परसीव्ड वर्थ, कोई भी एक्टिविटी रैपर चढ़ाया, डिजाइन किया, दैट मींस जिससे हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। जो भी चीज वैल्यू एडेड की परसीव्ड वर्थ बढ़ा देगी, सच एज मैनेजमेंट कंपनीज, इंजीनियरिंग डिजाइन, मशीनिंग सर्विसेज, असेंबली, पेंटिंग, ये सारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो वैल्यू एडेड में आती हैं। परफॉर्मिंग सर्जरी, लीगल रिसर्च, डिलीवरी पैकेजेस, ये सारी की सारी क्या चाहती है, वैल्यू एडेड इन सर्विस कंपनी, यानी ये दोनों क्या कहलाती हैं, दैट मींस बोथ आर द वैल्यू एडेड activities but separating by manufacturing and service. All are the activities are the actually value added activity, और value added activities को ही हम लोग कहते हैं that is known as your overall increasing value towards the product, जिसमें से manufacturing को हमने separate कर दिया है, service industry को हमने separate कर दिया है। Now नॉन वैल्यू एडेड कंपनी क्या होंगी, एनी एक्टिविटी दैट एड्स कॉस्ट और इंक्रीज द टाइम स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट इंक्रीज द मार्केट वैल्यू, जो आपकी कॉस्ट में बढ़ा दे और टाइम भी जाया कर दे, वो एक्टिविटी जो कॉस्ट बढ़ा दे और टाइम भी जाया कर दे और कोई मार्केट वैल्यू ना बढ़ाए, कुछ भी ना बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अब फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिपेयरिंग ऑफ मशीन, अब मशीन रिपेयर हो रही है, कहां से उससे प्रोडक्ट कोई कॉस्ट तो आएगी, ऐड हो रही है और मार्केट वैल्यू भी नहीं बढ़ रही, ना कॉस्ट बढ़ रही है ना टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, द सेम केस, मूविंग ऑफ इन्वेंट्री, एक जगह से दूसरी जगह इन्वेंट्री को लेके जाना है, उसमें ट्रक की कॉस्ट आ रही है, जो भी आ रही है कॉस्ट, और से कोई मार्केट वैल्यू नहीं, इवन टाइम स्पेंड हो रहा है, यानी स्पेशल टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट बिल्डिंग मेंटेनेंस, वो भी यही चीज है। इंस्पेक्शंस, इसमें भी जारी बात है टाइम जाया होता है और कॉस्ट आपको इंस्पेक्टर को एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ती है। इन्वेंट्री कंट्रोल की कितनी इन्वेंट्री आई है, कितनी गई है, कितनी रह गई है, इसकी काउंटिंग में भी हमारा सिर्फ टाइम जाया हो रहा होता है और एड कॉस्ट हो रही। बट याद रखिएगा दैट डजंट मीन कि हमें इन एक्टिविटीज को बंद कर देना चाहिए, नो, दैट डजंट मीन कि हमें इसे बंद करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द सपोर्टिव एक्टिविटीज। ये क्या कर रही, सपोर्ट कर रही, और ये सपोर्ट कर रही, दैट मीन्स दैट इज एडिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट तो ऐड करनी है लेकिन ये सपोर्ट कर रही हैं मेन एक्टिविटी वैल्यू एडेड को। अगर ये नहीं होंगे तो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी काम नहीं कर सकती। तो सर्विस कंपनीज में क्या आती है, टेकिंग अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स टेक कर रहे हैं तो उसमें भी कॉस्ट आ रही है। रिसेप्शन है, रिसेप्शन वाला कॉस्ट करेगा। बुक कीपिंग एंड बिलिंग, दैट इज ऑल्सो बीइंग कॉस्ट, किससे हमारे पास कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है, कॉस्ट ऐड हो रही है। और अकाउंटेंट को सैलरी भी जा रही है और इसमें टाइम भी जाया हो रहा है। ट्रैवलिंग में डेफिनेटली सर आप यहां से वहां जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ ट्रैवलिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग सप्लाईज ऑर्डर करनी है तो देन अगेन इट वुड बी अ ट्रैवलिंग कॉस्ट। एंड देन एडवर्टाइजिंग, कि जब हमने एडवर्टाइजिंग इश्यूज सामने लाने हो। नाउ द फर्स्ट कम टू डू इट, classify each of the following activity within the water's key manufacturer and value added and among the non value added। अब value added को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, VA से, और नॉन वैल्यू एडेड को NVA से। इंस्पेक्टिंग कंपनी स्केज, दैट मींस इट्स नॉन वैल्यू एडेड। स्टोरिंग रॉ मटेरियल, नॉन वैल्यू एडेड। मशीन सेटअप्स, दैट इज ऑल्सो बीइंग नॉन वैल्यू एडेड। अब यहां देखें NVA, यहां पे क्या है, NVA। इंस्टॉलिंग बाइंडिंग ऑन स्कीज, इंस्टॉलिंग क्या करेंगे, बाइंडिंग ऑन स्कीज। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, वाटर स्की मैन्युफैक्चरिंग है, स्कीज पे हम क्या लगा रहे हैं, बाइंडिंग लगा रहे हैं। दैट मींस इट इज एडिंग अ वैल्यू, दैट मींस वैल्यू एडेड, कि आप उसे अच्छी से पैक कर रहे हैं, अच्छी सी बाइंडिंग लगा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड। पैकेजिंग स्की फॉर शिपमेंट, अब क्या कर रहे हैं, शिपमेंट के लिए पैकेजिंग कर रहे हैं स्की की, तो जब स्की को पैकेज कर रहे हैं तो देन अगेन पैकिंग क्या हमेशा क्या आता है, वैल्यू एडेड में आता है। रीवर्किंग डिफेक्टिव स्कीज, अब ये क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा और टाइम वेस्ट कर रहा है। हमने रीवर्क करना है, पहले प्रोडक्ट्स गलत बन गई थी, डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग थी, और जब डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग थी तो हमने क्या किया, उसके ऊपर फर्दर रीवर्क किया। हमने क्या किया, उसमें दोबारा रीवर्क स्टार्ट कर दिया, और जब हमने रीवर्क किया तो हमारे पास
नॉन वैल्यू एडेड, सिर्फ टाइम जाया हुआ है और सिर्फ कॉस्ट एडिशनल लगी है। मैनेजमेंट इनसाइट, व्हाट डज नेस्कार हैव टू डू विद द ब्रेकफास्ट सीरियल? नेस्कार क्या है जी? द ब्रेकफास्ट सीरियल जो बनाते हैं। ऑफन द बेस्ट वे टू इंप्रूव process is to learn from observing different processes. Production line technician from giant food producer, अब giant food producer कौन है? General Mills, were flown to North Carolina to observe first hand how race car pit crew operate. In NASCAR race, the value added activity is driving towards the finish line. Any time spent in pit and value added, each split second saved in the pit increase the chance of winning. अब वो पिट्स क्या है जी? आपने एडिशनल, उनके टायर भी चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर सब कुछ दोबारा बन रहा है, सो दैट मीन्स उससे क्या होगा? ओवरऑल टाइम जाया हो रहा है। तो एक एक मिनट भी अगर जो है क्या क्या हो रहा है, एक एक मिनट भी जो बच रहा है, तो दैट मीन्स वो आपने उससे एक एक सेकंड भी है, उससे आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्रॉम व्हाट द जनरल मिल्स टेक्नीशियन learned that at the car race as well as other effort they will be able to reduce setup time from 5 hours to 20 minutes. अब क्या हुआ? कोई काम नहीं नेस्कार और ब्रेकफास्ट सीरीज का, लेकिन वो जब नेस्कार देखने गए उन्होंने कहा टाइम सेव करने से हमारे पास तो बहुत बड़ी विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाई शुडंट वी रिड्यूस द टाइम ऑफ आवर सीरियल्स? जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं उनका टाइम रिड्यूस करें, और उन्हें प्रोसेस या सेटअप टाइम कितना कर दिया? 5 आवर्स से लेके आ गए कहां पे? जस्ट 20 मिनट्स। कहां लेके आ गए वो? जस्ट 20 मिनट्स। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग टाइम? जब आपने टाइम रिड्यूस कर दिया तो डेफिनेटली आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और डेफिनेटली उससे आपकी ओवरऑल जो चीजें चल रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो अब क्या होगा? स्क्वीज करके शॉर्ट टर्म पे आ जाएगा। जिसपे आप शॉर्ट टर्म पे आ गया तो उसकी जारी बात है कॉस्ट जो फर्दर बिजली की पड़ रही है, अदर कॉस्ट लेबर की पड़ रही है, इफिशियंसी बढ़ गई है, तो ओवरऑल सारी चीजें आपकी कॉस्ट सेव कर देंगी। जो सारी की सारी कॉस्ट है आपकी वो सेव हो जाएगी। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्लोजर लुक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल्स कौन कौन से होते हैं? एबीसी एक्टिविटी लेवल्स कौन कौन से होते हैं? यूनिट लेवल एक्टिविटी, बैच लेवल एक्टिविटी, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो यूज की जाती हैं एज अ बेस। क्या यूज की जाती हैं? एज अ बेस यूज की जाती हैं फॉर एलोकेशन। यूनिट लेवल एक्टिविटीज हैं तो उन्हें नंबर ऑफ यूनिट्स पे हम एलोकेशन बेस देंगे। बैच लेवल एक्टिविटी है तो हम नंबर ऑफ बैच के हिसाब से उन्हें एलोकेशन देंगे। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से उन्हें हम एलोकेशन देंगे। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज है तो हम मशीन आवर्स या लेबर आवर्स के हिसाब से उन्हें एलोकेशंस देंगे, और उन्हीं एलोकेशंस को हम फर्दर आगे लेकर जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अ क्लोजर लुक। अब देखें यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी लेवल। अब कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हो रही है? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी लेवल्स। अब यहां पे देखें यूनिट लेवल एक्टिविटीज क्या है जी? मशीन रिलेटेड, ड्रिलिंग, कटिंग, ट्रेलर, लेबर रिलेटेड, असेंबलिंग। तो यहां पे क्या लग जाएगा? मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स। बैच लेवल, इक्विपमेंट सेटअप, परचेज ऑर्डर, ड्रिलिंग, पेन हैंडलिंग, नंबर ऑफ सेटअप्स और सेटअप टाइम, परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स। यानी ये सारी क्या आ जाएंगी? बैच लेवल एक्टिविटी, क्योंकि आप इतने नंबर ऑफ बैचेस पे ले आएंगे सारी चीजों को, कि कितना सेटअप टाइम है, कितनी परचेज ऑर्डर लग रहे हैं, कितने इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ मटेरियल्स जो है वो मूव हो रहे हैं। यानी वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि यहाँ पे हमारे पास कितनी मटेरियल मूव्स हो रहे हैं। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन आ गया, इंजीनियरिंग चेंजेस आ गए, तो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज है नंबर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड नंबर ऑफ चेंजेस। कि जितने भी चेंजेस आप प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी पे लाएंगे वो सारे के सारे आपकी क्या हो जाएंगे? एलोकेशन बेस। और एलोकेशन बेस मींस कॉस्ट ड्राइवर। क्या आ जाएंगे हमारे पास? कॉस्ट ड्राइवर जितने भी होंगे वो हमारे सामने नजर आएंगे। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, अब यहां पे क्या है? प्लांट मैनेजमेंट सैलरी, प्लांट डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी टैक्स एंड यूटिलिटीज। ये सारी की सारी फैसिलिटी है ना, ये पूरी बिल्डिंग क्या शो करी? फैसिलिटी है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैनेज, कितने एम्प्लॉइज रखे हैं, दैट कुड बी ए कॉस्ट ड्राइवर। स्क्वायर फुटेज बहुत ज्यादा यूज होती है। स्क्वायर फुटेज प्रॉपर्टी टैक्सेस में भी होती है, स्क्वायर फुटेज यूटिलिटीज में भी होती है। यानी वी यूज फैसिलिटी लेवल विद द स्क्वायर फुटेज, कि कितनी स्क्वायर फुटेज पे हमारी फैसिलिटी फैली हुई है। उसी स्क्वायर फुटेज को सामने रख के हम क्या करते हैं? ओवरऑल कैलकुलेशंस करते हैं कि हमने किधर और किस जगह पे जाके लाई करना है। और जितना ज्यादा हमारा स्क्वायर फुटेज पे ये फैला होगा, जाहिर बात है उतनी ज्यादा कॉस्ट एलोकेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जाहिर बात है
फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी हमेशा आप मेजर करते हैं कि कितनी ज्यादा फैसिलिटी, आप कितनी ज्यादा फैली हुई है, बिकॉज उस जगह का आपको रेंट भी देना है, उस जगह की आपको बिजली भी मैनेज करनी है, उस जगह की सारी आपको यूटिलिटीज मैनेज करनी है। तो जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ज्यादा बिल्स आएंगे, जितनी छोटी जगह होगी उतने कम बिल्स आएंगे। Now do it. Morgan Toy Company manufactures 6 primary product lines in its Morganville plant. As a result of activity analysis, the accounting department has identified 8 activity cost pools. Each of toy product is produced in large batches. क्या हुआ? हर एक large batches में produce हो रहा है, with the whole plant devoted to one product at a time. पूरा plant क्या होता है? Whole devoted at one product at a time. Classify each of the following activity either unit level, batch level, product level or facility level. Now the engineering design किससे relate करेगा? That is related to your overall product level. किससे relate करेगा ये? Product level से. Machine setup किससे relate करेगा ये? That is machine setup किससे relate करेगा? Machine setup ना unit level से करेगा, ये किससे relate करेगा? That is towards your batch level. किससे करेगा ये? Batch level से. Toy design ये again किससे मैच करेगा? That is with the product level, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग है. Interview of the prospective employees ये किससे relate करेगा? Overall your facility level, क्योंकि यहां पे हमने देखना है कि employee managed था, employee managed एंड स्क्वायर फुटेज क्या था यहां पे? स्क्वायर फुटेज. हमने इन दोनों चीजों को देखा था, तो जाहिर बात है इसमें क्या आएगा? फैसिलिटी लेवल आ रहा है. क्या आ रहा है इसमें? फैसिलिटी लेवल आ रहा है, जिस फैसिलिटी लेवल को हमने सामने रख के आगे फर्दर चल रहे हैं. ओके जी, अगेन अनदर वन. Morgan Toy Company manufactures 6 primary product line in its Morganville plant. As a result of activity analysis, the accounting department has identified 8 activity cost pools. Each of toy product is produced in large batches. Each of toy products is produced in large batches with the whole plant devoted to one product. पूरा plant किसको devote किया गया? One product at a time. Classify each of the following activities as either unit level. कैसे? Unit level, batch level, product level and facility level. अब ये आगे inspection after each setup क्या होगी ये? First of all inspection है ना, क्या होना चाहिए इसको? Obviously batch level, क्योंकि सारा का सारा setup और inspection किस पे relate होता है? Batch level. ये भी inspection. Polishing parts को हमने पॉलिश करना है. देन अगेन इट इज रिलेटेड टू यूनिट लेवल, क्योंकि यूनिट्स की हो रही है. असेंबलिंग पार्ट्स अगेन यूनिट लेवल. हेल्थ एंड सेफ्टी किससे रिलेट करेगा? अगेन बेस्ड ऑन फैसिलिटी लेवल, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है? दैट इज एम्प्लॉइज एंड फैसिलिटी, इससे रिलेट कर रहा है. सो दैट वन इज बैच लेवल. पॉलिशिंग पार्ट्स यूनिट लेवल, असेंबलिंग पार्ट्स यूनिट लेवल, हेल्थ एंड सेफ्टी फैसिलिटी लेवल. यानी दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली differentiating between these 4 activities into either each level and this of the costing. जो भी level of costing है उससे हम लोगों ने इसे derive करना है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्री किसकी तरफ आ रहे हैं हम? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे होती है इन सर्विस इंडस्ट्री की? सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई की कॉस्ट जनरेशन एक्टिविटी एंड कीप ट्रैक ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन फॉर ईच ऑफ द सर्विसेज. ये जितनी भी आई हैं क्या नाम है उसे सर्विस इंडस्ट्रीज, उन सबकी हम क्या करें? की जनरेशन एक्टिविटीज कौन सी हैं, और ट्रैक क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटीज. हमने ये भी कैलकुलेट करना है कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटीज हैं. ये बहुत मुश्किल काम होता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्विस इंडस्ट्री कि आपने क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटीज को काउंट करना हो. परफॉर्म फॉर ईच सर्विस प्रोवाइडेड, क्या हर सर्विस प्रोवाइडेड के लिए क्या क्या क्वांटिटीज परफॉर्म की गई हैं. जनरल अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर. सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक्टिविटीज परफॉर्म करें, देन कॉस्ट पूल्स एंड देन कॉस्ट ड्राइवर्स. क्या करेंगे हम? कॉस्ट ड्राइवर्स को हम देखेंगे. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, इनको सामने रखते हुए हम सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे. लेबलिंग ऑफ एक्टिविटीज एज वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड. कैसे लेबल करना एक्टिविटीज को? एज अ वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड कौन सी थी? जो डायरेक्टली आपकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू बढ़ा रही थी. नॉन वैल्यू एडेड जो वैल्यू नहीं बढ़ाए थे, इवन कॉस्ट और टाइम स्पेंड ज्यादा करी थी एंड टाइम वेस्टेज की तरफ थी. अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ overhead costs are company wide costs that cannot be directly traced to specific service provided by company.
मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप ये ट्रेस नहीं कर सकते कि ये कॉस्ट किस जगह और किस स्पेसिफिक सर्विस को लगी है, बिकॉज दैट इज बीइंग यूज्ड इन ओवरऑल सर्विसेज। आप हर सर्विस की एक पॉइंट को अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जी ये कमरा, इसके अंदर 4-6 सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, इस कमरे का एक बिल आना है। अब एक बिल आना है, मैं ये कहूं कि हाँ जी कौन से पंखे का क्या बिल था, कौन सी लाइट का क्या बिल था, दैट्स बीइंग इम्पॉसिबल। लेकिन वो जो कॉस्ट है वो सबको एलोकेट बराबर से होगी। सो दैट मींस उसमें कई दफा कॉस्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है अमंग स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड, कि हम स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडेड में इसे कई दफा ट्रेस नहीं कर पा रहे होते कि किस तरह हमने इसे जाके ट्रेस करना है और कैसे इसे ट्रेसिंग करनी है। नाउ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एग्जांपल, एक्टिविटी बेस्ड इन सर्विस इंडस्ट्री, कि सर्विस इंडस्ट्री में कैसे एक्टिविटीज ये बेस होती हैं। सो हियर इट इज traditional costing example, the public accounting firm of check and double check prepares the following condensed annual budget। revenue कितना आया 4 मिलियन का, डायरेक्ट लेबर थी 1200,000 की, ओवरहेड एक्सपेक्टेड 6 लाख, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 1800, तो टोटल इनकम कितनी आई 22,000। अब हमारे पास जो इसकी ओवरहेड एक्सपेक्टेड है कैसे लगाया गया है, यहाँ पे एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय योर ओवरऑल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से हमने उसकी निकाली है प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। तो हमने क्या किया, नीचे ओवरहेड एक्सपेक्टेड रखें डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर दैट इज 1.2 मिलियन। जब डिवाइड किया तो हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट कितनी है 50%, यानी इन एनी केस 1 cent of additional labor will have to use $0.50 of overhead cost। क्या मतलब होगा इसका, $1 of additional direct labor will cost $0.5 of additional overhead cost, यानी overhead cost additional $0.5 बढ़ जाएगी, और $0.5 बढ़ के जो सामने आएगा वो that is known as our predetermined overhead rate। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एग्जांपल, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कैसे करते हैं, अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग चेक एंड डबल चेक वुड कंप्यूट अप्लाइड ओवरहेड एंड ऑपरेटिंग इनकम। क्या करेंगे, अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग चेक एंड डबल चेक वुड कंप्यूट अप्लाइड ओवरहेड एंड ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग चेक करता है क्या चीज है कि कितना अप्लाइड ओवरहेड है और कितनी ऑपरेटिंग इनकम लाई करेगी। रेवेन्यू कितना है 260,000, डायरेक्ट लेबर कितनी है जी 140,000, अप्लाइड क्या हो गया जी 50%, अभी काउंट किया था हमने, इनटू 140,000, किससे हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 40,000। तो हमारे पास क्या आ गया 140,000 इंटू 70,000, तो कितनी आ गई 210। तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 15,000। हियर इज दिस इज ऑल्सो बीइंग अ फॉर्म ऑफ योर ओवरऑल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एग्जांपल फॉर फाइंडिंग द ऑपरेटिंग इनकम, यानी रेवेन्यू लेस डायरेक्ट लेबर लेस अप्लाइड ओवरहेड, यानी ये दोनों चीजें हम लेस कर दें, देन वी हैव अ ऑपरेटिंग इनकम। क्या चीज हमारे पास आ जाएगी, ऑपरेटिंग इनकम, और ऑपरेटिंग इनकम आएगी दैट मींस वी हैव द ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट और शॉर्ट पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बीइंग जनरेटेड, क्योंकि ये पार्शियल इनकम स्टेटमेंट है ना। अगर एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो क्या आता है, सबसे पहले सेल्स देन सीजीएस, दोनों चीजें माइनस होती हैं तो हमारे पास क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो हमारे पास कैसे बनेगी वो देखिएगा, ऐसे आएगी, दैट इज समथिंग लाइक दिस। देखिएगा सेल्स दिस मच माइनस सीजीएस, तो जो हमारे पास आता है रिजल्ट वो आता है हमारे पास कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे सारे के सारे, तो हमारे पास क्या बचेगा जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। क्या बचेगी हमारे पास, ऑपरेटिंग इनकम बचेगी, और जब हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम बचेगी दैट मींस कि अब हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या होता है ईबीआईटी। क्या कहते हैं इसे हम, ईबीआईटी। इसमें से जब माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, क्या चीज माइनस करेंगे हम, इंटरेस्ट जब माइनस करेंगे तो यानी इधर से इंटरेस्ट माइनस किया एंड टैक्सेस माइनस किए, तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे फर्दर क्या कैलकुलेट हुआ, दैट इज नोन एज नेट इनकम, दैट इज नोन एज कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट, दिस इज नोन एज कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट। लेकिन हम जो अगर इस कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो दैट इज वेरी वैलिड, ये बहुत ज्यादा वैलिड है। लेकिन यहां पे हमने सिर्फ कहां तक हमारी बन रही है इनकम स्टेटमेंट, यहां तक, इस पॉइंट तक, ऑपरेटिंग इनकम पे आके हम बस कर देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्शियल इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज नोन एज पार्शियल इनकम स्टेटमेंट। सो दैट इज ऑल्सो बीइंग नोन एज पार्शियल इनकम स्टेटमेंट, ये भी पार्शियल है, ये भी पार्शियल इनकम स्टेटमेंट ही कहलाती है। सो
Activity based costing example, check out and double check contribute its annual overhead cost 1200,000 to several activity. Activity pool के administration, number of partner are, customer development, revenue build, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ड्राइवर कितना है जी, प्रोफेशनल आवर्स। अब कस्टमर डेवलपमेंट अगर मैं कहूं किस लेवल की एक्टिविटी है तो क्या कहेंगे, डेफिनेटली ये किससे आपकी ओवरऑल यूनिट लेवल एक्टिविटी में शामिल हो रही है। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं जी, 335,000, 160,000 एंड 105,000। दैट कम्युलेट्स द एस्टिमेटेड ओवरहेड्स ऑफ 6 लाख। इसको क्या किया, 335,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ड्राइवर, जितने यूज ऑफ ड्राइवर पर एक्टिविटी, तो यहां कितना यूज हो रहा है ये, दैट इज 335 यूज हो रहे हैं क्या चीजें, आर्स, दीज आर आर्स एंड दीज आर अमाउंट एंड दीज आर अगेन आर्स। 335,000 डिवाइड बाय 3350, तो यहां क्या गया 100 पर पार्टनर आर, कितना आ गया 100 पर पार्टनर आर। कैसे आया, 335,000 डिवाइड बाय 3350, तो आंसर क्या आया 100। सेम इज द केस 160,000, 4 million 0.04 पर $1 ऑफ रेवेन्यू। 105,000 divided by 30,000, $3.50 per hour, $3.50 per hour, $3.50 per hour. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एग्जांपल, असाइनिंग ओवरहेड इन सर्विस इंडस्ट्री। क्या असाइन करना है हमने, ओवरहेड इन सर्विस इंडस्ट्री, कितनी हमारे पास ओवरहेड्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ड्राइवर से 335 थे, यहाँ पे एक्चुअल यूज ऑफ ड्राइवर क्या था 335, यानी कि कितने आवर्स यूज है 335, और रेट क्या था दैट इज, यानी कि एक्चुअल आवर्स हमारे कितने यूज हुए दैट इज 335, एक्चुअल रेवेन्यू बिल्ड कितना आया दैट इज दिस मच, एंड डायरेक्ट प्रोफेशनल आवर्स कितने थे दैट इज 3800। कितने आवर्स थे हमारे 3800। नाउ एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड रेट्स, यहां पे कितना आ रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आ गया 33,500, यहां पे आया 10,400, यहां आया 13,300। तो जब तीनों को ऐड किया तो हमने कहा जी 57,200 इज आवर कॉस्ट असाइन्ड। जो हमने तीनों को, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट, तीनों को हमने जब एलोकेट किया तो एलोकेट कितना हुआ है 57,200, जो क्या होता है 33,500 प्लस 10,400 प्लस 13,300। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एग्जांपल, कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग विद द एबीसी इन अ सर्विस कंपनी। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को करेंगे और एक्टिविटी बेस्ड को हमने एक आपस में कंपेयर करना है, यानी इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्री, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखेंगे सर्विस इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सर्विस कैसे वर्क करती है और एक्टिविटी बेस में सर्विस इंडस्ट्री में कैसे रोल आता है। रेवेन्यू कितना है जी 260,000। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर कितना है 140,000। अप्लाइड ओवरहेड 70,000। तो जब 70,000 अप्लाई किए 260,000, 210, 50,000 यहां पे आया। यहां पे ओवरहेड कितने अप्लाई हो रहे हैं 57,200, जो भी हमने कैलकुलेट किए थे, तो हमने वो माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 197,000। तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग इनकम इनकी कम आ रही है और इसकी ज्यादा आ रही है। तो दैट मींस एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी बेस्ट बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, कि उससे वो ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन शो करती। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना आ रहा है 19.2% और यहाँ कितना आ रहा है 20.2%। कितना आ रहा है यहाँ पे 24.2%। मैनेजमेंट इंसाइट, एबीसी इवैल्यूएटेड सर्विस ऑफ कंपनीज ऑफन शो एबीसी यूजेज अप्रोक्सीमेटली 50%। कितना आ रहा है एबीसी यूजेज अप्रोक्सीमेटली 15%। येट इन रिसेंट ईयर्स आर्टिकल्स अबाउट एबीसी हैव एक्सप्रेस्ड मिक्स्ड ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स यूजफुलनेस। अब सर्विस ऑफ कंपनीज ऑफन शो एबीसी यूजेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50%, मींस 50% जो फर्म्स है वो क्या यूज कर रही हैं activity based costing. Yet in recent year article about ABC have expressed mixed opinion regarding its usefulness. के articles जो हैं उन्होंने mixed feeling दी है, कुछ कह रहे हैं that is a very useful thing, कुछ कह रहे हैं it's not very useful thing. To evaluate ABC practices and user satisfaction with ABC, a survey conducted of 348 companies. कितने का survey conduct किया गया 348 worldwide. Some of interesting findings included ABC method are widely used across the entire value chain. जितनी भी वैल्यू चेन है उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज होती है, रादर देन बीइंग प्राइमरीली यूज्ड टू एलोकेट प्रोडक्शन स्पेसिफिक कॉस्ट। ओनली 25% ऑफ नॉन एबीसी कंपनीज थिंक दे आर एक्यूरेटली ट्रेसिंग द कॉस्ट एक्टिविटीज। सिर्फ 25% ये कह रही थी कि दैट वी कैन एलोकेट एक्चुअल कॉस्ट या करीब करीब कॉस्ट या ट्रेसिंग एग्जैक्ट कॉस्ट, बट मैक्सिमम ऑफ देम दे आर सेइंग नहीं, हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बगैर
एक्चुअल कॉस्ट ट्रेसिंग्स नहीं हो रही. While 70% of ABC companies think their company does this well and respondents felt that ABC provides greater support for financial. क्या आप करते हैं? ABC provides greater support. वो ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन. सारी बात है ना, आपने हर एक कॉस्ट ड्राइवर अलग कर दिया तो ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअल मोर रियलिस्टिक हो रहे हैं. बेशक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है लेकिन इट वुड बी मोर रियलिस्टिक, ज्यादा रियलिस्टिक साइड की तरफ जा रहा है कि जितना रियलिस्टिक हो उतना वो बेहतर है, उतना वो अच्छा है. And respondents felt that ABC provide greater supports to financial, operational and strategic decision. More than 87% of respondents, यानी 87% respondents said that their ideal costing system would include some form of ABC. जो उनका ideal costing system है, that is some form of ABC, यानी activity based costing से ही उसका some form of वो ideal costing system निकलता है. Since this significant exceeds the 50% of respondents actually using it, यानी जिन्होंने ये पता लगा, that means ये 50% से ज्यादा users हैं. ABC users में well increase in future. जाहिर बात है ये हर चीज को realistically अगर estimate कर रहे हैं तो definitely future में इसका ज्यादा usage आएगा. What might explain why so many companies say that ideally they would use ABC but they haven't adopted it yet? बिकॉज एक सिस्टम से शिफ्ट करना दूसरे सिस्टम में इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब. आप जब भी कहते हो कि हाँ जी आइडियली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, लेकिन आपको ओवरऑल सिस्टम चेंज करना पड़ता है, उसमें नए अकाउंट्स बनने पड़ते हैं, नए सिस्टम्स मैनेज करने पड़ते हैं, नए लेजर्स मैनेज करने पड़ते हैं, यानी हर तरह की चीजें उसमें लानी पड़ती हैं. तो वेन एवर द कॉम्प्लेक्सिटी बीइंग इन्वॉल्व, जब भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो अप्लाई कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी आराम से होती है, ताकि क्योंकि लेजर्स को आपने छेड़ना है, एच एंड एवरी पॉइंट को भी आपने मूव करना है. नाउ जीआईटी जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग की बात करते हैं. जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग इज डेडिकेटेड टू हैविंग अ राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल, पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स जस्ट एज दे आर नीडेड, यानी कि उसी टाइम बनाना जिस टाइम वो रिक्वायर कर रहे हैं, उससे पहले नहीं. जैसे ही ऑर्डर आया आप तब प्रोडक्शन स्टार्ट करें. ये जो जितनी कार्स हैं, जितनी हमारे पास कारों इंडस्ट्रीज लगी हुई, कार इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये सारे जस्ट इन टाइम पे बिकॉज दे हैव अ कन्वेयर बेल्ट. जैसी कार का ऑर्डर आता है दे स्टार्ट डेवलपिंग एट द सेम टाइम, उसी टाइम ही आपकी कार डेवलप करना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे क्या लिखा है, 100 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स गॉट इट, सेंड रबर शू लेसेस डायरेक्टली टू द फैक्ट्री. फैक्ट्री भेजी शू रबर और सारा कुछ, रबर और शू लेसेस जो है वो सीधा फैक्ट्री पहुंचे, रबर ये जा रही है, रबर और शू लेसेस यहाँ पे जा रहे हैं. जब यहाँ पे चले गए दैट मीन्स कि यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर भी होना शुरू हो गई हैं. जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो मैन्युफैक्चर हो गए गुड्स शिफ्ट टू द कस्टमर, यानी कि आपने रबर ही भेज दिए, लेसेस भी भेज दिए और गुड्स मैन्युफैक्चर होके ऑटोमेटिकली कस्टमर तक प्रोड्यूस हो रही है. तो दैट मींस जैसे ही ऑर्डर आया आपने तभी उसकी प्रोडक्शन शुरू की है. ऑर्डर से पहले आप उसकी प्रोडक्शन नहीं शुरू कर पा रहे थे, उससे पहले आप उसकी शुरू नहीं कर सकते कि आपने किस तरह इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, बिकॉज प्रोडक्शन तब स्टार्ट करेंगे जब ऑर्डर आपके पास आ जाएगा. दैट व्हाट द जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग इज. ऑब्जेक्टिव ऑफ जीआईटी प्रोसेसिंग टू एलिमिनेट ऑल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी. सोचें अगर आपको जिस टाइम ऑर्डर आए उस टाइम बना रहे हैं तो आपको पहले से फिनिश गुड्स बना के रखने की जरूरत ही नहीं है ना, जब आप जीआईटी फॉलो कर रहे हैं. अगर आप पहले से फिनिश गुड्स बना के रखेंगे क्या होगा, उसकी वेयरहाउसिंग की कॉस्ट आएगी, उनकी खराब होने की कॉस्ट होगी, उनकी एब्सोल्यूशन पॉसिबल है कि नाकारा हो जाए, किसी काम की ना रहे, उनकी यूजेज ही खत्म हो जाए मार्केट से. वो दैट इज ऑल्सो बीइंग पॉसिबल कि वो बिल्कुल ही यूज ही ना हो. So that means कि वहां पे आपने हर एक चीज को देखना है. That means आप फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को एलिमिनेट कर रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग को एलिमिनेट कर रहे हैं, जो कॉस्ट पड़ी थी उसको कम कर रहे हैं. एलिमेंट्स ऑफ जीआईटी प्रोसेसिंग क्या है, डिपेंडेबल सप्लायर्स. सप्लायर्स डिपेंडेबल क्यों चाहिए वैसे, इसलिए कि जैसे ही ऑर्डर आए, ये ना आपका सप्लायर कहे जी मेरे पास तो माल ही नहीं है, मेरे पास तो रबर ही नहीं है, शूज किस चीज के बनाएंगे, पता लगे वो डिले कर दे कि जी रबर में ठहरे लेके आता हूं. मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स कि जैसे ही आए उन्हें पता है कि हाँ जी मैंने किस तरह से अपने काम स्टार्ट करते हैं. मल्टीटास्किंग उन लेबर्स के अंदर लाजमी है हो, ताकि वो उन्हें पता हो कि मैंने किस तरह कन्वेयर बेल्ट और किस तरह शूज बनाते जाने. जैसे कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ेंगे उन्हें पता हो कि हमने हर फैक्ट्री या हर पॉइंट पे जाके किस तरह वर्किंग करनी है. टोटल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम. टोटल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का मतलब यह है कि आपने इसमें क्वालिटी को भी साथ कंट्रोल करना है. आपको पता होना चाहिए कि जो 100 के 100 पेयर ऑफ शूज बन रहे हैं तो याद रखिएगा स्नीकर्स के 100 के 100 पेयर ऑफ शूज जो है वो एक जैसे हो. जरा सी भी डिफेक्ट आया तो यू हैव टू डेवलप अ न्यू वन.
सो दैट मीन्स आपको हर पॉइंट इन टाइम पे अपनी क्वालिटी को मैनेज करना है, और जब आप क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं दैट मीन्स इट्स लीड्स टू द मल्टी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो। ये अच्छा, और अगर एरर भी आएगा तो वो किस पे आएगा, उन 100 शूज पे आएगा ना। तो यू कैन इजीली पिक दैट शूज और उसकी जगह आप दूसरा शू भी बना सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन इजीली कंट्रोल द क्वालिटी। लेकिन सपोज यही सोचे अगर 1000 शू बन जाता, उसमें से क्वालिटी कंट्रोल कहां जाता? क्वालिटी कंट्रोल इवन बीइंग डिफिकल्ट बिकॉज आपको हर शू को देखना पड़ता है। यहाँ पे तो अगर एरर भी आ रहा है तो 100 पे आएगा ना। सोचिए 1000 शूज में एरर आ गया, देन दैट वुड बी अ बिगर लॉस एज कंपेयर टू शॉर्ट वन। तो जेआईटी में आप इजीली क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जिस तरह की भी क्वालिटी है आप उसी तरह उसे मैनेज करें। नाउ बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी प्रोसेसिंग। जीआईटी प्रोसेसिंग के क्या बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं, किस बेस पे जीआईटी यूज की जाती है, जीआईटी प्रोसेसिंग किस तरह हम करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी प्रोसेसिंग क्या है? सिग्निफिकेंट रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी। हम इसकी देखिए रॉ मटेरियल की भी आप तभी चाहिए होगा तब हम जाएंगे। तो क्या हम कहेंगे अच्छा ऑर्डर आया, हमने फौरन सप्लायर को फोन किया, हमने कहा जी हमने पहले से रॉ मटेरियल नहीं मंगा के रखना, हम फोन करेंगे कि डायरेक्ट भेजें आप फैक्ट्री में, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना चला जाएगा फैक्ट्री में। वो यहाँ पे रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री नहीं रखेंगे, यानी इन्वेंट्री का अकाउंट ही हम जीरो कर देंगे। एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट क्वालिटी एनहांस हो जाती है। आप 100 को बड़ा क्लोजली लुक कर रहे होते हैं कि ये 100 जो है हमारे किस तरह और कैसे यूज हो रहे हैं। रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ रीवर्क कॉस्ट एंड इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट। अगर कोई चीज खराब हुई है हम कहेंगे दैट इज बीइंग एलिमिनेटेड, या अगर किसी में रीवर्क चाहिए तो वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, जैसे मैंने 1000 और 100 की एग्जांपल दी थी। इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट, जो वेयर हाउसिंग का रेंट है वो आपका चाहेगा खत्म हो जाएगा, उसकी जो बिजली चल रही है वो खत्म हो जाएगी। प्लस आपको पता होगा कि जिस टाइम आपको रिक्वायर्ड है आपने तभी चीज खरीदनी है तो आपके पास फंड्स ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि कई दफा इन्वेंट्री आप बहुत सारी खरीद लें तो फंड्स ब्लॉक हो गए, अब जब तक बिकेगी नहीं तो पैसे तो बाहर नहीं आएंगे, आपने इन्वेंट्री खरीद के बैठ गए, तो दैट मीन्स द फंड्स कुड बी ब्लॉक्ड। प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग फ्रॉम द इंप्रूव फ्लो ऑफ गुड्स। क्या हो गया? प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग फ्रॉम द इंप्रूव फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू द प्रोसेसेस, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग भी होगी। क्यों प्रोडक्शन कॉस्ट होगी? फ्रॉम इंप्रूव फ्लो ऑफ गुड, कि आपको पता होगा कि जिस टाइम आई है मैं तभी है, ये नहीं कि मशीन चलती ही रहेंगी, तभी चलाएंगे जब अगर ऑर्डर आएंगे। तो इसका मतलब है आप कॉस्ट भी सेव करेंगे, प्रोडक्शन या कन्वेयर बेल्ट तभी चलेगी जब आपके पास ऑर्डर आएंगे, यानी इंप्रूव फ्लो ऑफ गुड्स होगा थ्रू द प्रोसेसेस। किसके थ्रू? प्रोसेसेस को थ्रू हम लोग कॉस्ट सेव भी करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग इट कंटिन्यूअसली, वी आर जस्ट बेसिंग इट ऑन द नीड, यानी नीड पे बेस करके ही हम निकाल रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन एबीसी एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्ट? इन दोनों में डिफरेंस किस तरह एग्जिस्ट करता है गौर से देखिएगा। स्टैंडर्ड स्टैंचियन एंड कस्टम कंपास हाउसिंग। प्रोडक्ट मार्जिन ट्रेडिशनल कितना है जी? 615750, और यहाँ पे कितना है? 258। प्रोडक्ट मार्जिन एबीसी कितनी? 906, और यहाँ कितना? 49,000, यानी रिपोर्टेड मार्जिन क्या है? 290,500, और यहाँ क्या है? 307,500। द ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम ओवर कॉस्ट द स्टैंडर्ड स्टैंचियन एंड रिपोर्ट अ लोअर प्रोडक्ट मार्जिन फॉर दिस प्रोडक्ट, यानी उसने ओवर कॉस्ट किया है एंड लोअर प्रोडक्ट मार्जिन शो किया है। क्या किया उसने? ओवर कॉस्ट शो किए और लोअर प्रोडक्ट मार्जिन स्टार्ट किए। द ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम अंडर कॉस्ट द कस्टम कंपास, वो क्या किया उसने? कंपास को अंडर कॉस्ट किए एंड हाउसिंग एंड रिपोर्ट द हायर प्रोडक्ट मार्जिन फॉर दिस गुड्स, और उसने रिपोर्ट किया हायर मार्जिन। क्या रिपोर्ट किए? कि हायर मार्जिन है, उसने एक ने लोअर मार्जिन रिपोर्ट किए, दूसरे ने हायर मार्जिन रिपोर्ट किए। Difference between ABC and traditional. There are 3 reasons why the reported product margin for two costing system differs. Traditional costing system allocate all manufacturing overhead to product, and ABC costing only assign manufacturing overhead cost consumed by product to those products. यानी कि हम एक ही ओवरहेड को यूज करके सारी की सारी कॉस्ट सबको अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि एबीसी कॉस्टिंग हर इनडायरेक्ट कॉस्ट की सेपरेट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी सेपरेट प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं। देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एलोकेट ऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग अ वॉल्यूम रिलेटेड एलोकेशन बेस्ड। अब क्या होता है? ट्रेडिशनल में सिर्फ वॉल्यूम के साथ ही हम एलोकेशन करते हैं। एबीसी ऑल्सो यूजेस नॉन वॉल्यूम रिलेटेड बेस्ड। कैसे हो गए? स्क्वायर फुटेज इज देयर एंड एम्प्लॉय मैनेज इज देयर। ये क्या है? वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। एम्प्लॉइज मैनेज जो है ये भी वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, बट कि जबकि एलोकेशन ट्रेडिशनल में सिर्फ एक एलोकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, कि जितनी भी वॉल्यूम ने एलोकेशन दी है उन सारी को हम लोग
उसी की बेस पे एलोकेशंस लेकर आए। देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग डिसरिगार्ड्स, क्या करता है वो, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो छोड़ देता है। वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कभी भी सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस को नहीं लेता, बिकॉज इट वर्क्स एज अ सब्सिडरी और अ फैक्ट्री लेजर, बिकॉज दे आर अज्यूम टू बी अ पीरियड एक्सपेंस। क्या किया जाता है उसे, पीरियड एक्सपेंस, या क्या कहा जाता है इसे, पीरियड कॉस्ट। क्या कहा जाता है इसे, पीरियड कॉस्ट। एबीसी कॉस्टिंग डायरेक्टली ट्रेसेस शिपिंग कॉस्ट। एबीसी कॉस्ट क्या करती है, डायरेक्टली ट्रेस करती है क्या चीज, शिपिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड इंक्लूड्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, यानी शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करती है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी है, वो भी इंक्लूड करती है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कि शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और जिसके थ्रू हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस करनी है। कॉस्ट बाय द प्रोडक्ट इन द एक्टिविटी, किस तरह, कॉस्ट बाय द प्रोडक्ट इन द एक्टिविटी, कॉस्ट पूल्स दैट आर असाइन्ड टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी एक कॉस्ट बाय एक्टिविटी, और उससे हम लोग किससे गाइड करते हैं, थ्रू कॉस्ट पूल्स एंड थ्रू कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी कि जो भी कॉस्ट पूल है उससे ड्राइव करें और जो भी कॉस्ट ड्राइवर है हम उनसे इसे डिराइव करें। नाउ टारगेट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इज यूज्ड in conjunction with ABC to identify the area that would benefit from process improvement, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सकती है। बहुत सारी होती है दफा कि जब आपको पता लगता है कि हाँ जी हर एक की कॉस्टिंग अलग होगी, आप कहते हो यार इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों आ रही है या ओवरहेड कॉस्ट क्यों आ रही है, तो आप कहते हो यार लेट मी इंप्रूव द प्रोसेस, मे बी द कॉस्ट वुड बी लो। क्या हो जाएगा, कॉस्ट लो हो जाएगी। तो जब कॉस्ट लो हो जाएगी दैट मींस कि आपकी ओवरऑल प्रोसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो जहां भी कॉस्ट ज्यादा होगी आप कहोगे अच्छा हाउ कैन वी इंप्रूव द प्रोसेस सो दैट वी कैन हैव अ लोअर कॉस्ट, ताकि हम कॉस्ट क्या मैनेज कर दें, लोअर कर दें। व्हाइल द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट अप्रोच डिस्कस इन चैप्टर 1, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी चैप्टर 1 में कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इज अ पावरफुल टूल फॉर टारगेटिंग इंप्रूवमेंट, यानी हमने कहा जी कंस्ट्रेंट हटाते जाओ इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आती जाएगी, जितने भी हर्डल्स है हटाते जाओगे इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आती जाएगी। इंप्रूवमेंट एफर्ट्स, एक्टिविटी रेट्स कैन आल्सो बी प्रोवाइड क्लू ऑन वेयर टू फोकस इंप्रूवमेंट, यानी एक्टिविटी रेट्स जो है वो भी बताते हैं, हमें क्लू देते हैं कि किधर इंप्रूवमेंट एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, किधर हमने इंप्रूवमेंट एफर्ट्स नहीं करनी, यानी वेयर टू इंप्रूव द एफर्ट्स, वेयर वी शुड नॉट इंप्रूव द एफर्ट्स। बेंचमार्किंग कैन बी यूज्ड टू कंपेयर एक्टिविटी कॉस्ट, क्या करेंगे हम, बेंचमार्किंग कैन बी यूज टू कंपेयर एक्टिविटी कॉस्ट, कि जितनी भी बेंचमार्किंग है उसको हम क्या करेंगे, उससे हम कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे हमारी कॉस्ट तकरीबन इसके बराबर होनी चाहिए। तो दैट मींस दैट इज अ बेंचमार्क, जिससे हम अपनी एक्टिविटी कॉस्ट मेजर करेंगे और देखेंगे कि कितना ऊपर है, उसे रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे प्रोसेस फर्दर इंप्रूव हो और कॉस्ट लो हो। क्या हो, हमारी कॉस्ट लो हो। एक्टिविटी कॉस्ट विद वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम कंपेयर करेंगे वही प्रोसेस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, जब वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, और उनसे कंपेयर करेंगे, कहेंगे व्हाई आवर प्रोसेसेस आर कॉस्टली, क्यों हमारे प्रोसेसेस जो है वो कॉस्टली इतने ज्यादा हैं। देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है और एक्सटर्नली हमने क्या रिपोर्ट करना पड़ता है इन एबीसी केस, कि हमने एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कुछ करनी होती है या नहीं करनी होती, यानी दैट इट आइदर इट रिमेन्स द सेम और इट वुड बी अ डिफरेंट वन। मोस्ट कंपनीज डू नॉट यूज एबीसी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, यानी बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए एबीसी वो यूज नहीं करती, बिकॉज दे यूज इट एज अ इंटरनल मैटर। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आर लेस डिटेल्ड देन इंटरनल रिपोर्ट, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स नॉर्मली जो होती हैं वो लेस डिटेल्स रहती हैं देन इंटरनल रिपोर्ट्स। और अभी जो हमने पढ़ा है कि एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, आप 8-10 जो है उसकी एलोकेशन बेसिस बना लेते हैं, तो दैट मींस इट हैज अ मोर complexity and a more detailed report. It may be difficult to make changes to the company accounting system. ये difficult है कि हम changes to company accounting system ज्यादा करें, यानी कि हमने अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे चेंज कर सकें, बिकॉज वी हैव टू फॉलो गैप, और गैप जो है वो एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग को अभी फॉलो नहीं करता। एबीसी डज नॉट कंफर्म टू द गैप, यही मैं कह रहा था कि अभी गैप को कंफर्म नहीं कर रहा, तो हम एक्सटर्नल यूजर्स को कैसे दें, क्यों कैसे लाएं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, तो डेफिनेटली इसलिए नहीं ला सकते बिकॉज अभी गैप के साथ कंफर्म एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं करता। ऑडिटर्स में सस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्टिव एलोकेशन प्रोसेस, अब वो क्या होता है, ऑडिटर्स को भी शक होता है कोई सब्जेक्टिव एलोकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरव्यूज विद द एम्प्लॉइज तो नहीं है। अब इंटरव्यूज विद द एम्प्लॉइज अगर कोई बेस एलोकेशन की, तो इस बेस को हम कैसे एलोकेट करेंगे,
ऑडिटर्स कहते हैं इनका कोई ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं है, दीज आर द जस्ट सब्जेक्टिव एलोकेशन बेस। हम इस सब्जेक्टिव एलोकेशन बेस को नहीं मानते। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ ऑडिट इशू आल्सो, कि इसमें ऑडिट इशू भी लाया करता है कि ऑडिट हमने किस तरह करना है और कैसे करना है। मींस देयर एग्जिस्ट आल्सो बीइंग एन ऑडिट इशू, कि हमने ऑडिट कैसे लेके आना है और किस तरह से सामने रखना है। ABC there exist limitations। कौन कौन सी लिमिटेशन एग्जिस्ट करती हैं? देखें, सब्सटेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, बहुत सही रिसोर्स चाहिए, बहुत टैलेंटेड आपको पर्सन चाहिए जो आपको बहुत अच्छी एलोकेशंस दे करके दे। डिजायर टू फुली एलोकेट ऑल कॉस्ट टू प्रोडक्ट, हमारी डिजायर होती है यार एक बेस बन गई है, इसी की बेस पे सारी एलोकेट कर दो, कौन अलग अलग करे, लेकिन अलग अलग करने से यू हैव अ मच मोर बेनिफिट देन अ सिंगल एलोकेशंस। तो यहां पे आपकी डिजायर जो होती क्या है कि आप कहते हो ठीक है जिस एलोकेशन पे हो रही है होने दो। डज नॉट कंफर्म टू गैप, इसकी लिमिटेशन है। टू कॉस्टिंग सिस्टम में बी नीडेड, यानी दो कॉस्टिंग सिस्टम एक साथ रिक्वायर होते हैं, लेकिन ये गैप से कंफर्म नहीं करता। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। रेजिस्टेंस टू अनफेमिलियर नंबर एंड रिपोर्ट्स, क्या होती है? वी हैव अ रेजिस्टेंस कि हमें पता नहीं होता कि कितने अनफेमिलियर नंबर्स एंड रिपोर्ट्स, कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे अभी कहा कि इंटरव्यूज विद द एम्प्लॉइज, अब दीज आर द अनफेमिलियर नंबर्स एंड अनफेमिलियर रिपोर्ट्स। ये क्या है? अनफेमिलियर नंबर भी हैं और अनफेमिलियर रिपोर्ट्स भी हैं, यानी दोनों चीजें अनफेमिलियर है, तो जाहिर बात है जो रिपोर्टिंग है वो रेजिस्ट की जाएगी टू फ्रॉम द एक्सटर्नल यूजर्स। पोटेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अनफेमिलियर नंबर, जिनकी हम नंबरिंग नहीं कर सकते, आप उसमें क्या करते हैं? पोटेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, कहते हैं अच्छा इतनी नहीं तो इतनी होगी, यानी यू स्टार्ट एस्टिमेटिंग ऑन अ वेरी डिफरेंट वे, जिसमें आप उधर पे मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन की तरफ चीजें आ जाती हैं। सो दीज आर द 5 limitations that normally exist when we talk about ABC limitations. ABC action analysis, there exists a ABC action analysis. Conventional ABC analysis do not identify potential relevant cost. किसको नहीं आइडेंटिफाई करता वो? That is potential relevant cost. An action analysis report helps because it shows what cost have been assigned to cost object. किस किस किस्म की cost object को assign कर चुके हैं. Indicates how difficult it would be to adjust those costs in response to change in level of activity. Indicate क्या करता है? Indicates how difficult it would be to adjust those costs in response to change in level of activity. कितनी cost हमारी assign हो गई है, किस level of activity पे हमारी assign हो गई है, और कितनी difficulties इसमें आ रही हैं. यानी it is difficult, how difficult it would be to adjust those costs in response to change in level of activity. कि हमने जब level of activity change कर दी तो उनको apply करना कितना difficult और कितना मुश्किल होगा. That also being seen in the ABC action analysis. ABC action analysis, constructing an action analysis report begins with the first stage allocation process. जब भी action analysis report बनेगी, first of all हम allocation process लेके आएंगे, कैसे कैसे allocation करनी है, what are the allocation base. In addition to calculating an overall activity rate for each level cost pool, an activity rate is computed for each type of overhead cost. यानी कि हर एक ओवरहेड कॉस्ट की अलग अलग एलोकेशन बेस भी बनेगी, कि हर एक की एलोकेशन बेस डिफरेंट है. दैट इज कंज्यूम्ड सपोर्टिंग अ गिवन एक्टिविटी, वो जो कंज्यूम हो जाएगी एट अ गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी. लेट्स रिविजिट द स्टेज 1 एलोकेशन फ्रॉम द क्लासिक ब्रास एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड अर्ली. क्लासिक ब्रास की हमने एग्जांपल जो स्टार्ट में देखी थी उसी को हम अर्लियर लेके आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्डर्स क्या है जी? इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितनी दी हैं? इतनी दी हैं. एक्टिविटी फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन इतने की हुई है. जनरल एक्सपेंसेस इतने की हैं. ऑफिस इतने हैं. मार्केटिंग वेजेस सैलरीज इतनी ही हैं. सेलिंग एक्सपेंसेस इतने हैं. देन प्रोडक्ट डिजाइन कितने हैं? 200,000. 12,000 यहाँ पे, 20,000 इज देयर, 20,000 इज देयर. दैट मींस दैट इज अ प्रोडक्ट डिजाइन. यानी हर एक की हमने क्या किए? सेपरेट कर दिए एक्टिविटी कॉस्ट पूल. ऑर्डर साइज के हिसाब से देखा है तो हमारे पास ये चीजें आ रही. कस्टमर रिलेशन के हिसाब से इतनी आ रही है. दिस वन इज दिस मच एंड दैट इज आवर टोटल कॉस्ट. दैट इज आवर टोटल कॉस्ट जो हमारी नजर आ रही है इन एबीसी एक्शन एनालिसिस. अब गौर से देखते जाए क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी कॉस्ट पूल 1000. टोटल एक्टिविटी कितनी है? 1000. हमने क्या किया? 120,000 डिवाइडेड बाय 100,000 ऑर्डर्स, 10,000 ऑर्डर, तो हमारे पास क्या है? 125 पर लेबर. तो हमने कहा जी एक्टिविटी कॉस्ट वेजेस क्या है जी? 125 आ गई. देन यहां पे देखें क्या हो रहा है? 600 कॉस्ट. कस्टमर ऑर्डर कितने हैं? 600. 125 पर ऑर्डर हमने काउंट कर लिया. देन हमारे पास क्या है? 600 ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कितना आया? 75,000. तो हमने कहा जी इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितनी होंगी? दैट इज 75
$50,000। अगेन 400 कस्टमर ऑर्डर्स हैं, 400 को 125 से मल्टीप्लाई किया कितना है 50 ऑर्डर्स, तो यहां पे हमने कितना लिख दिया इनडायरेक्ट 50,000, यानी जो हमारे पास आंसर आया दैट इज बेस्ड ऑन 50,000 कि जितनी भी हमारे पास आती जा रही है वो हम लोग 50,000 में रखते जा रहे हैं। एंड देन एबीसी एक्शन एनालिसिस, नेक्स्ट लेबल ईच कॉस्ट यूजिंग एन एज ऑफ एडजस्टमेंट कोड। हमने क्या करना है, हर एक को लेबल करना है विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट कोड। किसके हिसाब से, एडजस्टमेंट कोड के हिसाब से कि जितने से हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। ग्रीन कॉस्ट एडजस्ट मोर और लेस ऑटोमेटिकली टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल विदाउट एनी एक्शन मैनेजर। व्हाट डज दैट मीन, ग्रीन कॉस्ट एडजस्ट मोर और लेस ऑटोमेटिकली टू चेंजेस इन एक्टिविटी विदाउट एनी एक्शन बाय मैनेजर। यानी कि जो ग्रीन कॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करती है टू द एक्टिविटी लेवल विदाउट द इंटरप्शन बाय द मैनेजर। येलो कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, यानी ये आपको एडजस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगी, ये आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, बट इट वुड रिक्वायर मैनेजमेंट एक्शन टू रियलाइज द चेंज इन कॉस्ट। इसके लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट को पता हो कि हमने इस कॉस्ट को चेंज करना है, और इस कॉस्ट को जब हम चेंज करेंगे तो देन व्हाट वी हैव इन आवर हैंड, और उन्हें पता होना, उन्हें रियलाइज होना जरूरी है कि ये कॉस्ट अब चेंज हो गई है, वी हैव टू चेंज इट ऑन द पेपर्स, हमने इसे पेपर्स पे भी चेंज कर देना है। रेड कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। क्या होता है, रेड कॉस्ट को भी हम एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज कर सकते हैं विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड विद मैनेजमेंट इंटरवेंशन। कोई ऐसी कॉस्ट भी है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज इतने आराम से नहीं होगी, बल्कि बड़ी ग्रेट डिफिकल्टी और मैनेजमेंट इंटरवेंशन के साथ होगी चेंज। जब इस तरह चेंज होगी दैट मींस दैट इज नोन एज रेड कॉस्ट। तो कितनी तरह की कॉस्ट हुई, ग्रीन कॉस्ट, येलो कॉस्ट, रेड कॉस्ट। ग्रीन कॉस्ट ऑटोमेटिकली चेंज होगी, येलो कॉस्ट को हम लोग मैनेजमेंट को क्या चेंज कराना पड़ेगा, और रेड कॉस्ट वो जो बहुत डिफिकल्ट टू चेंज। अब देखिए रेड जो है वो टुवर्ड्स मोर डिफिकल्टी, येलो टुवर्ड्स अ बिट लेस डिफिकल्टी, एंड ग्रीन कॉस्ट टुवर्ड्स द ऑटोमेटिक चेंजिंग। किसकी तरफ जा रही है, वो ऑटोमेटिक चेंजिंग की तरफ चली जाए। सो दैट्स हाउ दीज कॉस्ट बीइंग एवेल्युएटेड। अब एबीसी एनालिसिस, अब गौर से देखें, एक्शन एनालिसिस फॉर कस्टमर हाउसिंग कैंपस। सेल्स कितनी है 540,000, ग्रीन कॉस्ट कितनी आ रही है जी, डायरेक्ट मटेरियल, अभी ऑटोमेटिकली चेंज है, इसको हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट भी ये ऑटोमेटिकली होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रीन मार्जिन। येलो कॉस्ट की डायरेक्ट लेबर है, जिसे हमने चेंज ऑटोमेटिक आएगा एक्टिविटी लेवल पे, और हमने चेंज करना है उसे, लेकिन उसे बाकी चीजों को मैनेजमेंट को कह के चेंज करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट लेबर है, वेजेस बढ़ गई, तो मैनेजमेंट को ओवरऑल वेजेस भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितनी है 262,500, फैक्ट्री यूटिलिटीज कितनी है 19,500, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज जो है वो कितनी है 49,000, ऑफिस इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन कितनी है 6,000, मार्केटिंग वेजेस एंड सैलरीज जो है वो कितनी है 42,000 अगेन, एंड देन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस कितनी 2,000। यानी ये सारी वो कॉस्ट है जिन्हें ऑटोमेटिक दैट कैन बी चेंज विद एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, लेकिन साथ ही आपको मैनेजमेंट का भी इंटरवेंशन होगी, जिसके थ्रू आप मैनेजर की मदद लेके विद इंटरवेंशन ऑफ मैनेजर आप चेंज कर सकते हैं। रेड कॉस्ट कौन सी है, फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। एक दफा मेथड अप्लाई हो गया डेप्रिसिएशन का, देयर इज नो अदर मेथड दैट वुड बी चेंज, आपको फिर टॉप टू बॉटम सारा मेथड चेंज करना पड़ेगा। देन फैक्ट्री बिल्डिंग लीज है, लीज के एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो बाद में तो नहीं चेंज होगा, इसका मतलब है आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट करें लीज का। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लीज कितनी है 46,000, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जहां बैठी है वहां पे जो बिल्डिंग लीज हो रही है वो भी क्या है 46,500। दैट इज ऑल्सो बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, इवन मैनेजमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा चेंज करे, बिकॉज लीज कॉन्ट्रैक्ट इज वंस डन, इट विल नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड, इट वुड बी अगेन void and then new contract will be signed. तो रेड मार्जिन कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 65,000 माइनस दैट मींस 49,500। कितना आ रहा है हमारे पास रेड मार्जिन 49,500, दैट इज आर नोन एज रेड मार्जिन। मॉडिफाइड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एग्जांपल क्या है, मॉडिफाइड बेस्ड एक्टिविटी कॉस्टिंग एग्जांपल क्या है, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड टू डेवलप प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब वो हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ रही है जो हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स को भी दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं उससे, हम एक्सटर्नल यूजर्स को भी दिखा सकते हैं। एबीसी प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कॉस्ट and unused capacity cost, excludes non-manufacturing cost even if they are caused by the product। यानी सिर्फ और सिर्फ ABC प्रोडक्ट कॉस्ट किसको इंक्लूड करती है, ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कॉस्ट एंड अनयूज्ड कैपेसिटी कॉस्ट, एंड एक्सक्लूड करती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, इवन कॉस्ट बाय द प्रोडक्ट्स। Modified activity based cost example, Maxter Industry provides the following information for a company as a whole for its two products, premium and standard smoker barbecue units.
टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने हैं, दैट इज 1520000। टोटल एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर कितने, दैट इज दिस मच। प्रीमियम और स्टैंडर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिस मच फॉर प्रीमियम, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 24, दैट इज फॉर 18। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितनी है $2 एंड $2 hours एंड 1.5 hours एंड यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं 50,000 एंड 200,000। Assuming that Maxted traditional cost relies on predetermined plant-wide overhead rate with the direct labor hour, क्या उसमें बेस है डायरेक्ट लेबर आवर एज एन एलोकेशन बेस, देन द प्लांट वाइड क्या होगा 15204 लाख, कितना है 3.80। ये हमारे पास प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट यूज आ गया, जो प्लांट वाइड ओवरहेड रेट चलता रहेगा, दैट मींस फॉर द डायरेक्ट लेबर आवर्स। मैक्सड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होगी यहाँ पे, अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना आ रहा है 7.60, किस रहा है 2 यहाँ पे यूज हो रहे थे इंटू 3.8 और यहाँ कितने यूज हो रहे थे 1.5 इंटू 3.8, ये यहाँ पे यूज हो रहे थे। जब ये दोनों यहाँ पे यूज हो रहे थे दैट मींस बोथ आर बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। किसकी बेस पे कैलकुलेट हो रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। Now ABC project team at Maxted has developed following basic information। अब क्या हुआ, डायरेक्ट लेबर सपोर्ट 800,000, मशीन सेटअप्स कितनी है 480,000, पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट टाइप 240,000, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितनी है 140। प्रीमियम क्या हुआ है यहाँ पे देखें, प्रीमियम स्टैंडर्ड टोटल 100 यहाँ आया, 300 यहाँ आया, 400 लगे, 480 क्या हुआ 600 एंड 200 यहाँ लगे स्टैंडर्ड प्रीमियम और 800 आ गया, एंड 240 के लिए क्या हुआ 40,000 140 60 एंड 200, यानी कि इन दोनों को प्लस किया तो दैट वी हैव 200 ऑफ द आइटम्स। वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्टिविटी रेट्स। कौन कौन से एक्टिविटी रेट्स आ सकते हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट, टोटल एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, दोनों की आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने 8,000 यहाँ पे डायरेक्ट लेबर थी, हमने क्या किया नंबर ऑफ लेबर आवर से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या गया 2 पर एक्टिविटी लेट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ। मशीन सेटअप्स कितने आ रहे हैं 480,000 डिवाइड बाय 800 मशीन सेटअप्स थे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है POR, that is 600 per unit। क्या आ रहा है ये 600%। हाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड, दैट इज 480,000 डिवाइडेड बाय 800, तो हमारे पास आंसर क्या है दैट इज ऑफ 600। पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट टाइप कितना जी 240,000 डिवाइड बाय 200, दैट इज 1200 पार्ट टाइप, तो हमारे पास टोटल ओवरहेड्स कितने थे 1,520,000। यूजिंग न्यू रेट्स लेट असाइन द ओवरहेड एक्टिविटी टू द न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड एक्टिविटी। नाउ अब हमने क्या किया, हर एक्टिविटी को सेपरेट किया। डायरेक्ट लेबर आवर्स लिए 100 जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी थी, 2 से मल्टीप्लाई किया 200,000, 600 मशीन सेटअप्स थे, 600 से मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 360,000। नाउ दिस इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कितना है 140,000 एंड 1200 168,000 आ रहा है, दैट इज 728,000, तो यहीं पे असाइन हो गए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए 300 यहाँ पे लगे डायरेक्ट लेबर आवर, रेट क्या निकला था लेबर आवर 2 था, मशीन सेटअप्स को लेके यूज किया था तो 200 मशीन सेटअप्स थे, 600 रेट था, इतना लगा, एंड पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन 60 थे, 1200 हमने रेट निकाला था, एंड देन 72,000, तो हमारे पास आ गया 792। और आप इन दोनों को जब अगर ऐड करें तो देन वी हैव टोटल ऑफ ऑलमोस्ट टोटल ओवरहेड्स आ रहे थे जितने हमने लिए थे, दैट इज ऑलमोस्ट 15 यानी 1.5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। एक्टिविटी बेस्ड यूनिट कॉस्ट फॉर बोथ प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन की एक्टिविटी बेस्ड क्या आ रहे थे, प्रीमियम 78.56 एंड 51.96, ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पे हमने जब निकाला तो किसका निकाला 728 डिवाइड बाय 50,000 यूनिट एंड 792 डिवाइड बाय 200 यूनिट्स, तो हमारे पास न्यू यूनिट कॉस्ट आ गई है। क्या है ये न्यू यूनिट कॉस्ट आ गई विद द एक्टिविटी बेस्ड यूनिट। एक्टिविटी बेस्ड यूनिट के हिसाब से जो यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही थी दैट इज समथिंग लाइक दिस इज नोन एज योर यूनिट कॉस्ट। कंपेयरिंग द टू अप्रोचेस, अब देखें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या आ रहा था, यहाँ पे 78.56 आ रहा था और यहाँ पे 51.96 आ रहा था, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल में क्या आ रहा है 71.60 और 53.70। दैट्स द डिफरेंस कि जब आप ओवरहेड या कॉस्ट ड्राइवर्स चेंज करते हैं, क्या करते हैं आप कॉस्ट ड्राइवर्स चेंज हुए, यहां पे ट्रेडिशनल सिंगल वाइड POR यूज किया गया, जो POR प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। नोट दैट द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड यूनिट डिक्रीज टू 53 to 51 whereas it increased to 71 to 28। दैट मींस
प्रीमियम जो है वो एक्चुअली ज्यादा कॉस्ट खा रहा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, साथ बीच में वैसे ही स्टैंडर्ड मारा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का हमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, प्रीमियम का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस कर गया। So that's the end of the today's lecture. Today we have discussed about the activity based costing, how we are going to do the activity based costing, also activity action analysis हमने देखा है इसमें। फर्दर देखा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस तरह वेरी कर रही होती है, जिसमें हमने सेपरेट किया था कि कौन कौन से लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी को हमने सेपरेटली डील किया है और उसको हमने फर्दर विद एग्जांपल डिस्कस किया है। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर, टुडेज लेक्चर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द रीडिंग्स, डू रीड द बुक, बुक इज मोर इंपॉर्टेंट, लाजमी रीड करें इफ यू गॉट, और एट द एंड एक्सरसाइज को लाजमी अटेम्प्ट करें, यू शुड अटेम्प्ट दीज एक्सरसाइज। ऑब्वियसली असाइनमेंट्स और तो आएंगी जीडीबीज भी आएंगी, लेकिन यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट द एंड एक्सरसाइजेस बाय योरसेल्फ। वो भी कुछ इसी तरह की हैं, जिस तरह की एग्जांपल जिसमें मैंने डाली थी उसी तरह की एग्जांपल्स वहां पे भी हैं, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट देम। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।